हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेई 2023 के मेंस के। हाँ, ये जो बैच है हमारे पास, ये हम एसएससी 2023 के लिए मेंस के लिए हम करा रहे हैं आपके लिए। और इन सेशंस में हम आपसे उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएससी जेई पेपर में। द क्वेश्चंस कैन बी लिटिल बिट हायर देन दी क्वेश्चन जो कि हमारे पास यूजुअली एसएससी जेईई जैसे एग्जामों में आते हैं, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे जो कि हमारे पास गेट के पेपर में देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गेट का पेपर में हमारे पास कितने टाइम पीरियड के लिए कितने क्वेश्चन सेट होते हैं, वैसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कितने टाइम के लिए कितने क्वेश्चन सेट होते हैं। ये जो एसएससी का पेपर है इन्हीं दोनों कहीं ना कहीं रेंज करता है। ठीक वैसे ही प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कस जा रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ और नई चीज पता चलेगी, कैसे सॉल्व करना है ये पता चलेगा, और कुछ नए क्वेश्चनों के थ्रू आपको जो है अपना नॉलेज अपग्रेड करने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है हमारी तरफ से आपके लिए। एसएससी जेईई 2023 के लिए मेंस का बैच ऑलरेडी एईसी प्लस एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है। और इस बैच की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपके लिए सेशंस की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, आपके लिए लेक्चर्स की प्रैक्टिस तो सही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपको कुछ प्रीवियसली रिकॉर्डेड लेक्चर जो कि क्रैश कोर्स के रूप क्विक रिवीजन के लिए वो भी दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज फ्री, साथ ही साथ आपको नियर अबाउट 3000 प्लस क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, विच आर गोइंग ऑफ कंप्लीटली सॉर्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक एज मिल सके। और साथ ही साथ जितनी भी चीजें आपको मिल रही पीडीएफ आपको मिल रही होगी। कैन डायरेक्टली एनरोल इस दिए गए नंबर पर भी आप जो है वो अपने आप को कॉल करके पता कर सकते हो बैच के बारे में और भी कुछ 7389961009 पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द चैनल सेक्शन कैन बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लेसिस थ्योरी, द स्टेप्स आर मेंशन्ड बिलो। तो हमारे पास सवाल जो है वो हम आज के सेशन में कैनाल की डिजाइन थ्योरी लेकर चल रहे होंगे, हम लेकर चल रहे होंगे कैनाल रेगुलेटर से लेकर चल रहे होंगे, हम सीपेज थ्योरी से क्वेश्चन लेके चल रहे होंगे, साथ ही साथ रिवाइज भी करते चले। तो द चैनल सेक्शन कैन बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लेसिस थ्योरी, द स्टेप्स आर मेंशन्ड बिलो। देखो, जब भी हम बात करते हैं कैनाल को डिजाइन करने की, चाहे वो कैनेडी के थ्रू हो या फिर चाहे वो हमारे पास लेसी के, हम दोनों ही तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप कैनाल को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। When it comes to the case of Kennedy, तो कैनेडी के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले तो जो है वो वेलोसिटी निकाली जाती है, which is referred as the critical velocity हमारे पास निकाली जाती है, is referred as critical velocity ratio into 0.55 पाई की पावर 0.6। हमारे पास कैनेडी में वेलोसिटी निकालने के बाद व्हाट डू वी डू इज हम एरिया रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू क्यू बाई वी नोट के बराबर। फिर हम एक ट्रापेजोइडल सेक्शन इमेजिन करते हैं, हम ट्रापेजोइडल सेक्शन इमेजिन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर हमारे पास स्लोप को, साइड स्लोप को कंसिडर करते हुए, ठीक है। वहीं से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं हमारे पेरीमीटर और एरिया की इक्वेशन, इसको हम इक्वेट करके पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करते हैं। वी फर्दर कैलकुलेट दी हाइड्रोलिक रेडियस हम निकालने की कोशिश करते हैं, विच इज गिवन बाय वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर से। और जब हमारे पास हमारा एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इमेजिन किया जाता है, पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इमेजिन किया जाए, साथ ही साथ हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं एनी ऑफ द फॉर्मूलाज। चेजिस इक्वेशन यूज कर लेते हैं तो बन जाएगा हमारे पास सी रूट ऑफ आर एस। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी और ये हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, इनको कंपेयर किया जाता है कि भाई सही भी आ रही है या नहीं आ रही, वैल्यूज मैच कर रही तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी जो इनिशियल ट्रायल डेप्थ है इसे चेंज करेंगे तो सारे पैरामीटर बदलेंगे, फिर वापस से वी एक्चुअल बदलेगा, कंपेयर किया जाएगा। ये हमारे कैनेडी की डिजाइन प्रोसेस के स्टेप्स होती है। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ लेसी, तो लेसी हमें पता है कि पूरी एम्पेरिकल इक्वेशन से बनी है। तो एम्पेरिकल इक्वेशन से बनी तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करा जाता है, यहाँ पर सबसे पहले सिल्ट फैक्टर निकाला जाता है।
टिल्ट फैक्टर निकाला जाएगा तो विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.76 रूट ऑफ डी mm के बराबर। जब ये निकाल पाते हैं तो इसी से कई सारे पैरामीटर निकलते हैं, इसी से कई सारे पैरामीटर निकलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप निकालना हो तो पहले से आपको डिस्चार्ज तो पता ही होना चाहिए, जैसे यहां पर पता था। डिजाइन डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम हमारा कैनाल डिजाइन करेंगे, तो हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज तो पहले से पता होना ही चाहिए। तो क्यों हमारे पास पहले से पता होना चाहिए, जाहिर सी बात। जब हम निकालते हैं यहां पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, तो दिस कम्स आउट टू बी f की पावर 5/3 अपॉन 3340 की पावर 1/6। तो यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी निकलता है, यहीं से हमारे पास निकलता है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस विच इज इक्वल टू 5/2 v²/f। लेकिन यहां पर ये v हमें रिक्वायर्ड होता है, तो v निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू कैलकुलेट qf² की पावर 140 की पावर 1/6। अगर v आ जाएगा तो विल बी एबल टू कैलकुलेट r। हमारे पास v है, हमारे पास s है, वी स्टिल रिक्वायर, अभी भी हमें जरूरत है। तो हमारे पास एरिया निकाला जा सकता है कि भाई q पहले से पता है, v पता है, तो हमारे पास q/v करके एरिया निकाला जा सकता है। वहीं पर हमारे पास पेरीमीटर निकाला जा सकता है, दैट कैन बी रेफर्ड एज, क्या हो सकता है हमारे पास 4.75 q के बराबर। तो यहां पर आप जरा देखो, आपके पास स्ट्रेच पूछी गई है, तो डायरेक्टली पेरीमीटर निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो है वो हमारा 4.75 रूट क्यू का पेरीमीटर हमारे पास जो है वो यहाँ पर फाइंडिंग आउट दी वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालने से पहले टिल्ट फैक्टर निकालना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा हमारे पास हमारा टिल्ट फैक्टर, फिर निकाली जा सकती है वेलोसिटी, फिर हम निकाल सकते हैं हमारा एरिया, फिर निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगा, हमें चाहिए यहां पर करेक्ट सीक्वेंस चाहिए हमें, तो करेक्ट सीक्वेंस चाहिए। अब यहां पर हमारे पास सबसे पहले निकालना पड़ेगा टिल्ट फैक्टर। तो 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 कहीं दिखाई दे रहा है? यस इट इज देयर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, हमारे पास डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इन एन एलुवियल स्ट्रीम, भाई स्ट्रीम की बात कर ली है, और स्ट्रीम होता है हमारे पास एक फ्लो जो कि है एक ओपन चैनल फ्लो होता है, एक ओपन चैनल फ्लो होता है। विच इज द बेस्ट सुटेड रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा सही होगा? देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी निकाली जाती है तो वेलोसिटी निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसको आप जानते होंगे। जैसे कि एक है हमारे पास मैनिंग्स इक्वेशन, एक है हमारे पास मैनिंग्स इक्वेशन। तो मैनिंग्स इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक लाइंड चैनल के लिए, लाइंड कैनाल के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका रेफर्ड एज हेजन विलियम्स इक्वेशन। तो हेजन विलियम्स इक्वेशन में हमारे पास हेजन विलियम इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जनरली हमारे पाइप्ड फ्लो के लिए। एक होती है हमारे पास जो है वेलोसिटी निकालने का तरीका, विच इज दी क्रिम्स एंड बर्गेस फॉर्मूला। तो ये भी हमारे पास जो है वो ओपन चैनल फ्लो के लिए यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वेलोसिटी निकालने का तरीका है विच इज इक्वल टू चेज़ियस इक्वेशन। तो यूज किया था किसने, केनेडी की थ्योरी में यूज किया गया, इसे ओपन चैनल फ्लो के लिए यूज की जाती है। विच इज इक्वल टू हाउ मच, हमारे पास c इंटू आर की पावर 1/2 इंटू एस की पावर 1/, हमारे पास r की पावर 1/2 इंटू एस की पावर 1/2। हमारे पास इसके अलावा और वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो और वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके चलना चाहें तो हमारे पास और क्या हो सकता है, एक है हमारे पास शील्ड्स फॉर्मूला, एक है हमारे पास शील्ड्स फॉर्मूला, जो कि किसके लिए आएगा हमारे पास, सीवर लाइंस के लिए यूज होता है। सॉलिड पार्टिकल को सस्पेंशन में रखने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है, वो यहाँ पर शील्ड फॉर्मूले से निकल कर आती है, सीवर लाइन के लिए होता है। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज की बात चल रही, मैक्सिमम डिस्चार्ज लेवल तक की बात चल रही, विच इज द बेस्ट सूटेड, हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप होता है। तो अब जरा देखो आप, आपके पास एक रिलेशनशिप है मैनिंग्स की इक्वेशन का, ठीक है, जहां पर हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं,
1/n की पावर r की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। इसके अलावा अगर आपको याद होगा एक इक्वेशन है लेसी की जो फंडामेंटल इक्वेशन थी, तो फंडामेंटल इक्वेशन थी लेसी की, लेसी ने इंडिपेंडेंट इक्वेशन यूज करी थी, ठीक है। हमारे पास जो है दैट वाज गिवन बाय 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/3 एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास एक बेस्ट इक्वेशन निकल सकती है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज किसी भी एलुवियल स्ट्रीम में निकालने के लिए। तो जब मेरे पास d की पावर 0.64, ये तो हमारे पास कैनेडी की थ्योरी के अंदर वेलोसिटी निकालने के लिए, ये हमने एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करा। कैनेडी की थ्योरी के अंदर v नोट निकाला जाता है विच इज इक्वल टू m इंटू 0.55 रूट 3 इंटू वाई की पावर 0.64। तो ये हमारे पास कैनेडी की है। ये इक्वेशन तो वैसे ही इतनी ज्यादा खास नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशन है ऑलरेडी है जो चेजी वाली है। ये हमारे पास मैनिंग्स की है जो कि लैंड कैनाल के लिए यूज नहीं हो रही, मतलब लैंड कैनाल के लिए है। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज चाहिए किसी स्ट्रीम में, उसके लिए बेस्ट सूटेड इक्वेशन कौन सी बनती है, r की पावर 2/3 s की पावर 1/3 हमारे पास इंटू 10.8, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन निकल कर आती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है टू डिफरेंट चैनल्स m और n दे रखे हैं इन टू डिफरेंट साइट्स आर डिजाइंड बेस्ड ऑन लेसिस टू कैरी सेम क्वांटम ऑफ डिस्चार्ज। हमारे पास डिस्चार्ज जो है वो m और डिस्चार्ज n जो है अलग अलग चैनल का सेम दे रखा है, बट द बेड मटेरियल ऑफ m इज फाउंड टू बी फाइनर देन दैट ऑफ n। तो जो डाया ऑफ सिल्ट है हमारे पास m में, वो हमारे पास फाइनर है, लेसर देन है डाया ऑफ n, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पर आपके पास कंडीशन क्या है, पूछा है किसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ज्यादा या कम होगा। देखो बात करते हैं लेसी की थ्योरी से, उठाते हैं कॉन्सेप्ट। और लेसी की थ्योरी में यह पता था हमें कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हमारे पास निकल कर आता है कितना, दैट इज इक्वल टू f की पावर 5/3 और निकल कर आता है 3340 और आता है q की पावर 1/6। अब देखो आपके पास s जो है वो f और q दोनों का फंक्शन है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। क्योंकि हमारे पास q जो है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेम। अगर ये सेम दे रखा है तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो होगा वो हमारे पास जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा f की पावर 5/3 से। और f खुद किस पे डिपेंड करता है, f होता है 1.76 रूट डी ऑफ mm पर, रूट डी ऑफ mm पर, या रूट डी लिखते हैं सिर्फ। तो जितना छोटा d होगा f की वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो यहां से जरा समझो आप कि हमारे पास d जितना छोटा f की वैल्यू उतनी छोटी, तो उतनी ही छोटी s की वैल्यू भी आएगी। और हमारे पास d जितना ज्यादा बड़ा, हमारे पास f की वैल्यू भी उतनी ही बड़ी और s की वैल्यू भी उतनी ही बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ये होता है s की वैल्यू छोटी, मतलब हमारे पास फ्लैट स्लोप बन रहा है, और हमारे पास s की वैल्यू बड़ी, स्लोप की वैल्यू बड़ी, मतलब हमारे पास ये बन रहा है स्टीप स्लोप। तो d छोटा किसका है, d छोटा है m का, तो d जिसका छोटा है उसी का स्लोप कम आएगा, तो m के केस में फ्लैट स्लोप बनेगा और n के केस में स्टीप स्लोप बनेगा। तो यहां पर देखो हमारे पास कौन सा वाला, हमारे पास चैनल m विल हैव स्टीपर स्लोप, नहीं, चैनल का तो m का तो फ्लैट रहेगा। चैनल n विल हैव स्टीपर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये वाली बात सही है। चैनल m एंड n कैन हैव सेम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, दोनों का सेम तो नहीं हो सकता क्योंकि डिपेंड करेगा साइज के ऊपर। सिल्टिंग इज मोर इन m देन इन m, तो सिल्टिंग किसमें कितनी ज्यादा है वो सिल्ट फैक्टर पता चलेगा। तो हमारे पास वो जितनी छोटी साइज की पार्टिकल है उसमें उतनी ही कम होगी, तो हमारे पास वो भी सही नहीं हो सकता। तो ये सब तो हो गए गलत, आंसर आ जाएगा बी करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा सही, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास बी वुड कम आउट टू बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात इतनी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां से कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर। बढ़े आगे।
यहां से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल है, इन एलुवियल चैनल्स कैरिंग क्लियर वाटर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव shear stress on the sides and that on the channel bed is approximate। तो चैनल को कैसा ले लिया जाए, हमारे पास लेट अस सपोज टू बी चैनल, हमारे पास एग्जांपल के तौर पे चैनल ले लेते हैं हमारा ट्रेपेजोइडल ले लेते हैं। तो हमारे पास पानी जब इस पूरे सरफेस पर फ्लो कर रहा होगा, पानी इस सरफेस पर फ्लो कर रहा होगा और पानी इस सरफेस पर, तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एडीज का फॉर्मेशन होने की वजह से यहां पर हमारे पास जो सरफेसेस हैं इन पर ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस लगना चालू होगा, जिसका अगर हम वेरिएशन देखें भी सही तो हमारे पास ये वेरिएशन निकल कर आता है कुछ इस प्रकार से कि जहां जहां पर कॉर्नर है वहां पर कम हो जाएगा और हमारे पास बॉटम सरफेस पे एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास कितनी वैल्यू है, दैट कैन बी रेफर्ड एज, ये निकल कर आती है हमारे पास गामा वाटर आर इंटू एस के बराबर, और इसी के रिस्पेक्ट में यहां वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू का पूछा है, यहां पर तो पूरी कांस्टेंट है, यहां पर कॉर्नर पे जीरो है और बीच में मैक्सिमम आ रही है, यहां पर आता है 0.75 गामा वाटर आर इंटू एस के बराबर। तो ये हमारे पास जो है हमारे चैनल के अंदर कंज्यूमिंग टू बी ट्रेपेजोइडल इन सेक्शन, ये जो हमारे पास वेरिएशन आएगा, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, यहां पर इतनी है, तो रेशियो पूछा है इसका, तो हमारे पास रेशियो ऑफ 0.75 गामा वाटर आर एस अपॉन गामा वाटर आर एस करने जाएंगे तो यहां पर हमारे पास आप ये देखो हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ जाएगा, हाइड्रोलिक डेप्थ बढ़ जाएगी, तो हमारे पास ये बढ़ जाएगा, वाटर का हमारे पास यूनिट वेट बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, जितना कम करेंगे उतना कम होता चला जाएगा। ऐसे में ये से कैंसिल आउट हो रहा है, 0.7675 के बराबर आंसर हमारे पास निकल कर आ रहा है। इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, देयर इज ओनली वन वैल्यू दैट इज गोइंग टू मैच, दैट इज इक्वल टू सी के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, द मिनिमम साइज ऑफ द ग्रेवल दैट विल नॉट मूव इन द बेड ऑफ द वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में मिनिमम साइज का वो पार्टिकल जो कि हमारे पास मूव नहीं करेगा पानी के फ्लो के साथ, ठीक है, जब हमारे पास पानी के फ्लो की डेप्थ भी दे रखी है हमारे पास और साथ में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी दे रखा है, तो हमारे पास जो है मिनिमम साइज क्या निकल कर आई, तो मिनिमम साइज ऑफ द ग्रेवल जो हमारे पास निकल कर आती है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10.8 इंटू आर इंटू एस के बराबर, जहां पर हमारे पास आर इज रेफर्ड एज जो भी हमारे पास डेप्थ होगी, ठीक है, जो भी हमारे पास डेप्थ होगी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोला है तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो हमारे पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो हमारे पास डायरेक्टली उसी डेप्थ के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज 10.8 इंटू आर कितना दे रखा है, 0.8 इंटू स्लोप दे रखा है 0.00 बराबर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे 0.054 हमारे पास ये निकल कर आएगा मीटर्स में, मीटर्स में आ रहा है हमारे पास, तो इसको जब हम सेंटीमीटर में करने जाएंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.354 सेंटीमीटर में करने जाएंगे तो बनेगा हमारे पास 0.5 और ये बनेगा 35 के बराबर, कंसिडरिंग इट टू बी कुछ नियर अबाउट वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 36। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इज गोइंग
करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर जो सही निकल कर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ चैनल इन रिजिम एज पर लेसिस थ्योरी। लेसी की थ्योरी में ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल बारीकी से। कि लेसी ने कहा था कैनेडी की रिजिम थ्योरी एक्चुअल में रिजिम कंडीशन नहीं है, और वो हमारे पास जो है वो फॉल्स रिजिम कंडीशन। एक्चुअल में रिजिम कंडीशंस तीन होती है, जिसे कैनेडी ने बोला, सॉरी जिसे लेसी ने बोला कि इनिशियल रिजिम, ट्रू रिजिम और फाइनल रिजिम। लेसी ने ये बोला कि जब भी कोई चैनल सेक्शन शुरुआती दौर में बहते हुए लगे कि रिजिम कंडीशन में है, वास्तविकता में रिजिम में होगा नहीं, उसका सिर्फ जो है वो प्रॉपर क्रॉस सेक्शन बना है, डेप्थ अभी भी धीरे धीरे वेरी कर सकती है। तो अगर डेप्थ वेरी करेगी तो पैरामीटर बदलेंगे तो वो रिजिम कंडीशन नहीं कहलाएगी। और डेप्थ क्यों बदलेगी? हमारे पास या तो सिल्टिंग होगी या स्काउरिंग होगी, और अगर हो गया तो नॉर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग वाली कंडीशन में हमारे पास रिजिम कंडीशन बनती है। यहां पर होना चालू हो गया तो रिजिम नहीं बनेगी। अगली बात करते हैं हमारे पास यहां पर कि अगर हमारे पास सिल्ट का चार्ज, सिल्ट का ग्रेड, सिल्ट का टाइप, सिल्ट का लोड, या फिर हमारे पास अगर हम बात करें डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, फ्लो यूनिफॉर्म हो, हमारे पास जितने पार्टिकल आ रहे हैं उतने ही पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, अगर सब कुछ पैरामीटर सेम होता है, डिस्चार्ज नहीं बदले, वेलोसिटी नहीं बदले, क्रॉस सेक्शन नहीं बदले, डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं बदले, ये कुछ भी नहीं बदले, ऐसा हमारे पास अगर होता है किसी चैनल में, तो वो कहलाता है ट्रू रिजिम कंडीशन। जो प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है, या तो ये आइडियल कंडीशन मानी जा सकती है, या फिर क्या माना जा सकता है, इसके लिए माना जा सकता है कि ये हमारे पास किसी भी एक हमारे कंप्लीटली आर्टिफिशियल चैनल में ऐसा देखने को मिल सकता है। एक कंडीशन बनती है लेसी के द्वारा जो कहलाती है फाइनल रिजिम कंडीशन, जिसमें कि डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए चैनल सेक्शन के कोई भी पैरामीटर कितने भी बदल सकते हैं, चाहे वो स्लोप बदले, चाहे वो हमारे पास विड्थ बदले, चाहे डेप्थ बदले, कुछ भी बदले, लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट रखने के लिए हर कुछ बदल सके, ऐसे कंडीशन को कहते हैं फाइनल रिजिम कंडीशन। लेसी ने बताया था कि इनिशियल रिजिम कंडीशन के लिए मेरी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ फाइनल और ट्रू रिजिम कंडीशन के लिए एलिजिबल होगी। तो जो रिजिम कंडीशन है वो क्या बताती है सही तरीके से, सिल्ट का ग्रेड और सिल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों कांस्टेंट है, बात सही है। कांस्टेंट डिस्चार्ज होना चाहिए, बात सही है। चैनल इज फ्लोइंग इन एन अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एलुवियम ऑफ द सेम एलुवियल कैरेक्टर एज दैट ट्रांसपोर्टेड, भाई जैसा आ रहा है वैसा वैसा जाना चाहिए। एक और चीज यहां लिखी होनी चाहिए थी, जो कि है हमारे पास क्या, द फ्लो इज यूनिफॉर्म। ठीक है, वाइड चैनल होते हैं, फ्लो इज यूनिफॉर्म, तो वो भी होता। तीनों सही है, तो तीनों तो सही है, तो बी तो आंसर सही होगा ही होगा। चौथा भी लिखा होता तो वो भी सही हो जाता, दैट इज गोइंग टू बी कंडीशन। आंसर क्या हो जाएगा, बी सही। क्वेश्चन बोला है विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डाउनस्ट्रीम इम्परवियस फ्लोर ऑफ अ कंक्रीट फॉर अ बराज हैज रप्चर्ड, दिस कैन बी ड्यू टू। हमारे पास आप जरा देखो अब ये चीजें क्या हो रही है। कोई भी हमारे पास एक बराज होता है, तो बराज का जो फेलियर होगा ये दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके हो सकता है, एक तो है हमारे पास क्या, पाइपिंग की वजह से, और एक हो सकता है क्या, अपलिफ्ट प्रेशर की वजह। ठीक है, पाइपिंग से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइपिंग से बचने के लिए आपको वर्टिकल पाइल्स लगानी पड़ती, डाउन स्ट्रीम एंड पर आपको पाइल्स लगानी पड़ेगी पाइपिंग से बचने के लिए। और दूसरी चीज आपको जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है कम करना पड़ेगा, पानी की एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए वर्टिकल डीप वर्टिकल पाइप लगेंगे, पानी का पाथ बढ़ जाएगा, पाइपिंग फेलियर बच सकता है। अपलिफ्ट प्रेशर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो अपना जो फ्लोर है वो फ्लोर आपको बनाना पड़ेगा हैवी। तो फ्लोर हैवी बनाने के लिए या तो आप इसकी थिकनेस बढ़ा दो या फिर आप इसकी लेंथ बढ़ा दो, दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है। और साथ में अपलिफ्ट प्रेशर से बचने के लिए आपको अप स्ट्रीम डायरेक्शन में क्या करनी पड़ेगी, पाइल्स लगानी पड़ेगी। ये बेसिक चीज पता है। अब बात आ रही है कि डाउनस्ट्रीम इंपरवियस फ्लोर जो था कंक्रीट का वो फेल हो गया, रप्चर हो गया। क्यों, नीचे से प्रेशर ज्यादा लगा होगा, ज्यादा लगा होगा नीचे से प्रेशर, तो हमारे पास या तो लेंथ कम होगी हमारे फ्लोर की या थिकनेस कम होगी तो ब्रेक कर जाएगा। इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ अपस्ट्रीम इंपरवियस फ्लोर हो सकता है, हमारे पास
इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम इम्परवियस फ्लो, ये भी हो सकता है फेल करने का कारण। इनसफिशिएंट डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइल, डाउनस्ट्रीम पाइल से हम जो है वो पाइपिंग को बचाते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट को कम कराते हैं, ठीक है। चोकिंग ऑफ इन्वर्टेड फिल्टर, अगर इन्वर्टेड फिल्टर चोक कर गया तो फिल्टर लगा रखा है हमने कोने में, जैसे पानी बाहर नहीं निकल सके तो पानी और आगे से निकल जाएगा, और आगे से निकल जाएगा हमारे पास। ऐसे में हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। आंसर क्या बनेंगे, पहला और दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है गिव्स मॉड्यूल इज अ टाइप ऑफ आउटलेट। गिव्स मॉड्यूल किस तरह का आउटलेट है, तो आउटलेट आपको पता ही है कि जो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास आउटलेट्स होते हैं, जो कि अलग अलग कंडीशन पर बेस्ड होते हैं। किसानों तक पानी पहुंचाना है, आउटलेट तक पानी पहुंचाकर आगे किसान की जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। तो आउटलेट तक पानी पहुंचाने के बाद जो मैसनरी वर्क वहां पर होता है, जो पानी को इस तरह मेंटेन कराने की कोशिश करता है कि आगे किसान तक पानी अच्छे से पहुंच जाए, वो हमारे पास हमारे आउटलेट स्ट्रक्चर या मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं। कई प्रकार के बनते हैं हमारे पास, कुछ बनते हैं मॉड्यूलर आउटलेट, कुछ बनते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, कुछ बनते हैं सेमी मॉड्यूलर आउटलेट। जो मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं इनका मतलब ये होता है कि पानी का लेवल चाहे कितना भी वेरी कर दो, पानी का लेवल चाहे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कितना भी वेरी कर दो, इनके थ्रू जो डिस्चार्ज निकलेगा वो इनके ऊपर निर्भर नहीं। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट के अंदर कंडीशन ये होती है कि हमारे पास डाउनस्ट्रीम एंड में कितना भी पानी जाए, किसानों तक कितना भी पानी जाए, वहां का लेवल क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपस्ट्रीम साइड में पानी का लेवल है या डिस्चार्ज का वेरिएशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि इनके थ्रू कितना पानी जा सकता है। और जो हमारे पास नॉन मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं, ये नॉन मॉड्यूलर आउटलेट के अंदर कंडीशन होती है कि कितना डिस्चार्ज का वेरिएशन हमारे अपस्ट्रीम में, कितना डिस्चार्ज का वेरिएशन हमारे डाउनस्ट्रीम में, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा कि हमारे पास कितना डिस्चार्ज इनके थ्रू बह सकता है, कितना हो सकता है। तो हमारा जो गिव्स मॉड्यूल है, चाहे आप गिव्स मॉड्यूल की बात कर लो या आप खन्नास मॉड्यूल की बात कर लो, ये सब जो है हमारे पास क्या है, हमारे मॉड्यूलर आउटलेट है। इनके अंदर जो डिस्चार्ज मिलता है वो कांस्टेंट डिस्चार्ज मिलता है, पहली बात तो ये। तो वेरिएबल डिस्चार्ज यहां लिखा है, इसलिए इस ऑप्शन को पहले गलत कर दो, ठीक है। कांस्टेंट डिस्चार्ज इनटू द वाटर कोर्स, वाटर कोर्स में कांस्टेंट डिस्चार्ज मिल जाए व्हेन द वाटर लेवल्स इन द सप्लाई चैनल वेरी। सप्लाई चैनल में वाटर लेवल वेरी करे, वाटर लेवल की तो बात ही नहीं है ना यार, डिस्चार्ज के लेवल की बात है, हमारे पास सप्लाई की बात है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। सप्लाई चैनल वेरी, कांस्टेंट डिस्चार्ज फॉर वेरिंग वाटर लेवल्स इन द वाटर कोर्स फॉर अ गिवन वाटर लेवल इन द सप्लाई चैनल, ये भी नहीं होगा। पहला पढ़ते हैं, कांस्टेंट डिस्चार्ज इवन इफ द वाटर लेवल इन द सप्लाई चैनल एंड वाटर कोर्स फ्लक्चुएट, कितना भी वेरी करे हमारे पास, हमारे वाटर कोर्स में डाउनस्ट्रीम में कितना भी वेरी करे अपस्ट्रीम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे कांस्टेंट डिस्चार्ज ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो है वो सिर्फ एक की कंडीशन दी गई है, यहां पर भी एक की कंडीशन दी गई है, ये भी गलत हो जाएंगे। आंसर सही क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात यहां तक, चलिए आगे बात करते हैं। मॉड्यूलर लिमिट ऑफ अ कैनाल आउटलेट इज द रेशियो ऑफ। तो मॉड्यूलर लिमिट का मतलब होता है हमारे पास कि कितना हमारे पास जो है वो रेंज है हमारे किसी भी कैनाल की। तो भाई ये एक कैनाल चल रहा था, हमने बीच में बना दिया आउटलेट, ठीक है। और हमारे पास यहां पर ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल है हमारे अपस्ट्रीम डायरेक्शन, ये हो गया अपस्ट्रीम डायरेक्शन, हो गया डाउन स्ट्रीम। तो यहां पर हमने जो है वो एक हमने यहां पर स्विच लगा दिया। अब यहां पर हमारे पास जो है वो ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। यहां पर जो पानी है उसकी वजह से पानी यहां पर आएगा, तो डिपेंड करेगा कितना ये फ्लो यहां से दे सकता है। तो यहां पर हमारे पास पानी यहां से आगे तब जाएगा जब यहां पर पानी का मिनिमम लेवल कितना हो, ये हो, और एक लिमिट तक मैक्सिमम जा सकता है जहां तक हमने क्रेस्ट बनाया है। तो ये वाली जो रेंज है
यही हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वाली रेंज है। एक मैक्सिमम रेंज तो होगी ना जहां तक पानी हमारे कैनाल के अंदर रह सकता है, और एक मिनिमम रेंज है, इससे नीचे गया तो पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो मॉड्यूलर लिमिट ऑफ अ कैनाल आउटलेट इज द रेशियो ऑफ एक लिमिट तक पानी, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट जहां तक हमारे पास पानी मिल सकता है, और एक मिनिमम लिमिट जिसके बाद हमारे पास पानी यहां से आगे जा नहीं सकता। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसे मैं इसे कहता हूं मैं y के बराबर। तो हमारे क्रैश लेवल से ऊपर तक की दूरी, जो क्रैश लेवल है जहां से पानी जा रहा है, मतलब ये क्रैश लेवल है हमारे पास, ये सील लेवल है हमारे पास जहां से पानी जा रहा है, तो इसके ऊपर की हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहां से, मतलब ये वाली डिस्टेंस एक तो h माइनस वाई, तो h माइनस वाई या तो ये मिनिमम हो या फिर कंप्लीट h हो, वो दोनों चीजें हो सकती है। तो या तो हम कह दें कि पूरा y मिले या फिर y को 0 कह दो, वो भी हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास डेप्थ की बात चल रही है, रेशियो किसका होगा, डेप्थ का होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट टू दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, आउटलेट के डिस्चार्ज में रेट ऑफ चेंज टू दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, ये तो होता है हमारे पास हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। वाटर डेप्थ अबाउ आउटलेट क्रेस्ट, आउटलेट के क्रेस्ट के ऊपर वाटर डेप्थ टू दी फुल सप्लाई लेवल, तो क्या y बाई एच का रेशियो होगा क्या, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, वाटर डेप्थ अबाउ द क्रेस्ट ऑन डाउनस्ट्रीम साइड टू दैट ऑन अपस्ट्रीम साइड, तो क्या इसका और इसका रेशियो है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज की तो बात ही नहीं आई, हमारे पास है ही नहीं। तो यहां पर हमारे पास जो रेंज है, तो रेंज है हमारे पास 0, या फिर हम कह सकते हैं h माइनस वाई मिनिमम हो जाएगा ये, और हमारे पास h हो जाएगा हमारा, h नहीं सॉरी, ये मिनिमम है, तो यहां से मैक्सिमम, या तो नीचे से गिन लो मैक्सिमम और यहां तक गिन लो, या फिर इसको 0 कह दो तो इसको y कह दो, इसको 0 कह दो तो इसको y कह दो, और इसको h माइनस वाई कह दो, इसको h कह दो। मिनिमम से मैक्सिमम ये हमारी रेंज निकल कर आएगी। तो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि रेंज कैसे सोची है गई है। क्लियर है बात? अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ फॉल कैन बी जनरली यूज फॉर अ मॉडरेट डिस्चार्ज ऑफ 40 से 60 क्यूमेक्स एंड लो फॉल हाइट ऑफ 1 to 1.5 मीटर। अब जरा देखो, आप वर्टिकल ड्रॉप फॉल की बात करो। ये वर्टिकल ड्रॉप फॉल होता है ना, ये शारदा टाइप फॉल की बात चल रही है, जहां पर हाइट की रेंज है हमारे पास, हाइट की रेंज है हमारे पास लेस देन 1.5, और डिस्चार्ज यहां पर लगभग 14 से 15 एक्स के बराबर की रेंज इतने डिस्चार्ज के लिए बनाया जाता है। एक ऊकी फॉल जो है, तो वैसे ही हमारे पास जो है वो सक्सेसफुल है ही नहीं, और सक्सेसफुल नहीं है का मतलब ये कि हमारे पास ये सुटेबल भी नहीं है। ये सुटेबल भी नहीं है, इसका मतलब ये कि यहां पर एनर्जी का डिसिपेशन ही नहीं होता। नो एनर्जी डिसिपेशन, तो ये तो वैसे ही नहीं है हमारे पास। ग्लेसिस फॉल की बात करें, तो ग्लेसिस फॉल हमारे पास अगर हम बात करें तो यहां पर डिस्चार्ज की रेंज बढ़ जाती है 40 से 60 क्यूमेक्स तक के लिए ये यूज हो जाता है, और हाइट जो है यहां पर अभी भी हमारे पास 1.5 मीटर एप्लीकेबल रहे। हमारे पास यहां पर जब बेफल फॉल की बात करते हैं तो यहां पर डिस्चार्ज भी अच्छा खासा जो है वो ले सकता है, और हाइट भी हमारे पास 1.5 मीटर से ऊपर पे फॉल करा सकता है आसानी से। तो पूछा है इनमें से कौन सा फॉल होगा जो मॉडरेट डिस्चार्ज को लेके चलेगा 40 से 60 क्यूमेक तक के लिए, लो फॉल हाइट 1 से 1.5 मीटर के लिए। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिस्चार्ज कम है
ये डिस्चार्ज हमारे पास रेंज सही बन रही है, तो ग्लेसिस फॉल इसका आंसर हो जाएगा। सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला पूछा है द सेंसिटिविटी ऑफ एन इरिगेशन मॉड्यूल इज 0.5, देन व्हाट परसेंट वेरिएशन इन आउटलेट डिस्चार्ज विल बी कॉज्ड बाय 50% वेरिएशन इन कैनाल डिस्चार्ज। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि भाई क्या बनेगा ये, तो जरा देखो आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहां पर होता है फ्लेक्सिबिलिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। और यही फ्लेक्सिबिलिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है विच इज बेसिकली रेफर्ड एज m/n इंटू y/h इंटू h/d, जहां पर हमारे पास ये क्या कहलाता है हमारे लिए, हमारा आउटलेट इंडेक्स बटे दी चैनल इंडेक्स। ठीक है, हमारे पास यहां पर इसके अलावा एक और टर्म होती है रेफर्ड एज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज हुआ है आपके आउटलेट से विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। वाटर लेवल आप कह दो इसे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या नॉर्मल वाटर लेवल। तो यहां पर आपके पास ये हो गया सेंसिटिविटी। एक होता है आपके पास सेटिंग, और सेटिंग होता है हमारे पास हमारा आउटलेट इंडेक्स होता है, आउटलेट इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दी चैनल इंडेक्स, जो कि होता है हमारे पास m/n के बराबर। ये कुछ तीन टर्म्स है जो हमें जो है वो बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। अगर बात करूं कि सेंसिटिविटी इरिगेशन मॉड्यूल की 0.5 है, इसी की बात कर लेते, सेंसिटिविटी 0.5 दे रखा है, और देन व्हाट परसेंट ऑफ द वेरिएशन इन आउटलेट डिस्चार्ज विल बी कॉज्ड बाय 50% वेरिएशन इन कैनाल वाटर डेप्थ। तो हमसे पूछा है कि भाई dq/q कितना होगा अगर dg/dy के बराबर हमारे पास वो 50% है, तो यहां से निकाल लो। dq/q निकालने जाओगे तो dq/q हमारे पास बनेगा 0.5 इंटू 50/100। तो हमारे पास ये बनेगा 0.5 50/100, 0.5 इंटू हमारे पास 0.5 बनेगा हमारे पास 0.25 परसेंटेज के रूप में अगर लिखना चाहेंगे, ये बनेगा हमारे पास 25%। क्या बनेगा ये 25%। नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट आर द रिकमेंडेड सेटिंग ऑप्शंस ऑफ एन एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल वर्कड विथ एन ओपन फ्लूम टाइप आउटलेट। तो अलग अलग तरह की बात चल रही है यहां पर हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं। हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, हमसे पूछा है कि सेटिंग का हमारे पास इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखो सेटिंग के बारे में बात चल रही है, और सेटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि होता है हमारे पास m/n। m होता है हमारे पास हमारा आउटलेट इंडेक्स, और n होता है हमारे पास हमारा चैनल इंडेक्स। हमें यह पता होना चाहिए चैनल इंडेक्स जो कि हमारे पास किसी भी चैनल से पानी फ्लो हो रहा है, तो वहां पर डिस्चार्ज हमारे पास हमारे डेप्थ के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो वो होता है हमारे पास 5/3। तो यहां पर हमारे पास चैनल इंडेक्स जो कि होता है n, इसकी वैल्यू होती है 5/3 के बराबर। जो आउटलेट इंडेक्स होता है, तो आउटलेट कई प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास ओरिफिस टाइप, एक होगा हमारे पास ओरिफिस टाइप, एक होगा हमारे पास ओपन फ्लूम टाइप। ओरिफिस टाइप के अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो हमारे पास हमारे जो डेप्थ है उसके रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर जो हमारा आउटलेट इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है 1/2 के बराबर। ओपन फ्लूम आउटलेट के अंदर हमारे पास जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होता है हमारे पास हमारे डेप्थ ऑफ फ्लो के, या डेप्थ के हमारे पास जो है वो 3/2 के पावर। तो हमारे पास जो है वो पावर में 3/2 जो है वो, तो वही हमारे लिए हमारा चैनल आउटलेट इंडेक्स की वैल्यू बन जाती है m की। अब पूछा है कि कौन कौन सा हमारे पास इनमें से रिकमेंडेड सेटिंग ऑप्शन है किसी भी एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल वर्क विद एन ओपन फ्लूम टाइप आउटलेट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। अब ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, तो
सेटिंग के बराबर हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी 1 की बात आ जाएगी तो n/m हमारे पास जो है वो हमारा खुद सेटिंग के बराबर हो जाएगा। डायरेक्टली सेटिंग की वैल्यू निकाल के देनी है हमें। सेटिंग क्या हो जाएगा हमारे पास n/m के बराबर, जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है इस वाले केस में n/m हमारे पास यहां पर m/n, m क्या है हमारा m जो है वो हमारा आउटलेट इंडेक्स है। तो चैनल इंडेक्स दे रखा है कितना 5/3। अब पूछा है हमसे हमारे पास आउटलेट कौन सा है, ऑरिफिस टाइप आउटलेट है, वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। ये बनेगा 1/2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू हाउ मच 5/10 विच इज इक्वल टू 2.3। तो डायरेक्टली हमारे पास जो है आंसर क्या जाएगा इसका, C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो चीजें जो है वो अगर एक बार चीजें पता चल गई तो ऐसे ही जनरली क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, द फॉलोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ वियर्स ऑन परमिएबल फाउंडेशन इज। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास कुछ पैरामीटर है। स्काउट डेप्थ की बात होती है, अपलिफ्ट प्रेशर की बात होती है, एग्जिट ग्रेडियंट की बात होती है हमारे पास, और हमारे पास अनबैलेंस्ड हमारे हेड की बात होती है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना अंतर है। डिजाइन ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड पाइल ऑफ द वियर डिपेंड्स अपॉन। तो अप डाउन स्ट्रीम एंड पाइल हमारे पास क्यों लगाई जाती है, पहली बात तो ये सोचने की जरूरत है। डाउन स्ट्रीम एंड पाइल क्यों लगाई जाती है, ताकि हम हमारे पास जो पाइपिंग है वो पाइपिंग को हम प्रिवेंट कर सकें। और पाइपिंग प्रिवेंशन कराने के लिए हमें क्या कम करना पड़ता है, हमारा एग्जिट ग्रेडियंट कम करना पड़ता है। तो हमारे पास इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो डाउनस्ट्रीम एंड पाइल ऑफ द वियर की डिजाइन पर डिपेंड करता है, या डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है। तो एग्जिट ग्रेडियंट तो ऑब्वियस सी बात है आंसर सही है। ठीक है, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, तो होना ही चाहिए। अब 2 तो होना ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन है नहीं और ये वाला ऑप्शन बनेगा नहीं। अब बात करते हैं हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर की। तो क्या हमारे पास डाउन स्ट्रीम एंड पाइल ऑफ द वियर की डिजाइनिंग में अपलिफ्ट प्रेशर की कहीं पर भी बात आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी अपलिफ्ट प्रेशर की बात। क्यों, क्योंकि अपलिफ्ट प्रेशर तो हमारे पास अपस्ट्रीम एंड पाइल के डिजाइनिंग के टाइम पे या फिर अपस्ट्रीम एंड पाइल लगाने पर ही हमारा काफी सारा हमारा अपलिफ्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो 3 वाला ऑप्शन बनेगा नहीं। ठीक है, अनबैलेंस हेड होगा, अनबैलेंस हेड हमेशा ही होगा, क्योंकि पानी हमने कहीं पर रोक के रखा हुआ है, तो देयर विल बी डिफरेंसेस इन दी हेड। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हमारे पास उतना ज्यादा हमारे पानी के पास एनर्जी होगी, ये बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे डाउनस्ट्रीम एंड पाइल में उसका कोई रोल हो, इट इज नॉट वेरी मच क्लियर हमारे पास। यहां पर बात करते हैं अनदर वन दैट वी हैव इज स्काउर डेप्थ। तो स्काउर डेप्थ का मतलब ये होता है कि जब पानी हमारे पास ऊपर से गिरेगा, पानी हमारे पास कहीं से फॉल करेगा, तो ये यहां से हमारे पास जो है वो स्काउरिंग कराता है। तो हमारे पास जो हमारी एंड पाइल लगी है, ये एंड पाइल हमारी स्काउर डेप्थ से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारे पास, ये स्काउर डेप्थ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हमारे पास ये स्काउरिंग करके पाइल को ही लेके चले जाए। तो ऐसे केस में हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो अपलिफ्ट प्रेशर कोई मतलब नहीं, स्काउर डेप्थ इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस हेड का भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगर ऑप्शन आता 1, 2 एंड 4 तो वी कुड हैव कंसीडर्ड, लेकिन आंसर नहीं है, तो थर्ड वाला होगा नहीं। क्या बन जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्लोर ऑफ अ वियर द अपलिफ्ट प्रेशर हेड ड्यू टू सीपेज इज 4.5 मीटर। अपलिफ्ट प्रेशर हेड मतलब जिसके से सीपेज हो रहा है। तो हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो डेप्थ ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड दे रखा है h इक्वल टू 4.5 मीटर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज 2.5। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कॉन्क्रीट की दे रखी है हमारे पास
ये भी पता होना चाहिए हमें। अगर बात करें यहां पर हमारे पास, तो हमसे टी मिनिमम पूछा है, वैल्यू पुटअप कर दो। एच की वैल्यू है 4.5 और जी की वैल्यू है 2.5 -1, तो ये आ जाएगा 4/4.5 बटे 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 मीटर के बराबर। 3 मीटर का हमारे पास हमें मिनिमम थिकनेस चाहिए फ्लोर का, तब जाकर हमारे पास हमारा ये तो क्या हो पाएगा, हम अपलिफ्ट प्रेशर से अपने आप को बचा पाएंगे, हमारा फ्लोर रप्चर नहीं करेगा। क्लियर है बात? सी क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सीपेज फ्रॉम अ कैनाल। तो कैनाल में एक लॉस होता है जिसे कहते हैं हमारे पास सीपेज लॉस या इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन सीपेज लॉस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हमारे पास सीपेज लॉस की मात्रा ज्यादा होती है। अब सीपेज जो है वो हमारे पास या तो वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन से हो सकता है या परकोलेशन की वजह से हो सकता है। परमेबिलिटी ज्यादा है सॉइल की तो ज्यादा होगा, हमारे पास जो है वो पोरोसिटी ज्यादा है तो कम होगा। हमारे पास सॉइल के टाइप पे भी डिपेंड करेगा, किस तरह का सॉइल है, मतलब परमेबिलिटी वाला है या फिर हमारे पास नहीं ज्यादा परमेबिलिटी है नहीं, तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर चेंज हुई तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इस पर डिपेंड करेगा। एरिया वेटेड बाय द कैनाल, जितना ज्यादा एरिया वेट होगा कैनाल का उतनी जगह से पानी सीप करते हुए जमीन के अंदर जाएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कैनाल यूसेज, कितना कैनाल में पानी लेके जा रहे हैं, जब जब पानी होगा कैनाल में वो पानी नीचे रिसेगा, नहीं होगा तो नहीं रिसेगा, तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लोकेशन ऑफ कैनाल, कैनाल कहां पर है, तो कहां पर है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास फर्क इससे पड़ता है कि वो किस तरह की कंडीशन में है। तो लोकेशन ऑफ कैनाल से बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है हमारे पास, क्योंकि जहां कहीं भी होगा अनलाइन कैनाल में ही हमारे पास सीपेज के लॉसेस होंगे, और अनलाइन कैनाल में जो सॉइल है उस पर डिपेंड करता है। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जानने की जरूरत नहीं। ये हमारा जो है वो सही आंसर होना चाहिए, नॉट द मेजर फैक्टर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लुएंसिंग सीपेज फ्रॉम। आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स मिएंडरिंग द सेडिमेंट्स कैरिंग कैपेसिटी का क्या हाल होता है। तो देखो रिवर जब मिएंडर नहीं कर रही होती, रिवर फॉर मिएंडरिंग, मिएंडरिंग के पहले रिवर जो है वो क्या देखने को मिलता है, मिएंडरिंग के पहले जितना सिल्ट इसके अंदर एंटर करता है उतना ही सिल्ट क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, उतना ही सिल्ट एग्जिट कर जाएगा। तो कोई हमारे पास यहां पर जो है वो हमारे किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं आया हमारे सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी के अंदर। लेकिन हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन अगर आए, वेलोसिटी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट हुई, तो हमारे पास रिवर के अंदर मिएंडरिंग चालू हो जाएगी। और मिएंडरिंग में बनता है, एक बनता है कॉनकेव, कॉनकेव बैंक बनता है, और एक बनता है कॉन्वेक्स बैंक। क्लियर है? कॉनकेव बैंक पे होता है इरोजन, और हमारे कॉन्वेक्स बैंक पे होता है हमारा वो डिपोजिशन। तो इसके बाद भी हमारे पास जो सिल्ट एग्जिट करता है वो अभी भी उतना ही है जितना आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आता हमारे पास, देयर इज नो चेंज। सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी के अंदर वो हमेशा वही चलता रहेगा, हमारे पास जितना आ रहा है उतना जाते चले जा रहा है, तो रिमेन्स अनअफेक्टेड एज द प्लान शेप चेंजेस कंटिन्यूस। एक जगह डिपोजिशन होते चले जा रहा है, एक जगह इरोजन होते चले जा रहा है, तो जितना आ रहा है उतना ही जाते चले जा रहा है, देयर इज नो चेंज इनटू इट। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, द फ्लड प्लेन ऑफ अ रिवर, द फ्लड प्लेन ऑफ अ रिवर कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 2000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना कुछ डिस्चार्ज लेके चलती है, और ये डिस्चार्ज जो है वो क्या कहा जा सकता है, आइदर इट इज अ डोमिनेंट डिस्चार्ज कह लो या इसे मैक्सिमम डिस्चार्ज कह लो, जो भी हो। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मेंडरिंग लेंथ एंड डोमिनेंट फ्लो विड्थ।
तो जो हमारे पास मीएंडरिंग विड्थ, जो भी रिवर फ्लो हो रही होती है, ये रिवर हमारे पास ऐसे ऐसे चल, तो हमारे पास जो मीएंडरिंग विड्थ निकल कर आती है किसी भी रिवर की, इज रेफर्ड एज द मीएंडरिंग विड्थ। और हमारे पास जो है वो ये हमारे पास निकल लेंथ। तो हमारे पास इसके बारे में पूछा गया क्या इनकी वैल्यूज होती होगी, तो हमारे पास वी विल टॉक अबाउट द मीएंडरिंग विड्थ के बारे में। ये आता है हमारे पास 153.42 अंडर रूट ऑफ क्यू पद दे रखा बराबर, और मीएंडरिंग लेंथ जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 53.61 रूट ऑफ के बराबर। डायरेक्टली हमारे पास जो है ये निकल कर आ जाएगी। इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट इवन दिस वैल्यू, तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें 2000 इंटू, हमारे पास अगर हम इसका रूट कर देंगे तो 44.72 आ रहा है, एंड इंटू करेंगे इंटू 153.4, दिस कम्स आउट टू बी हमारे पास 686091 के, और हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है 2000 का रूट करने पर इंटू 50.61, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 97.51। तो हमारे पास मेंडरिंग विड्थ तो जो है वो 6 किलोमीटर तक जा रही है, और लेंथ जो है वो हमारे पास 2 किलोमीटर तक जा रही है। एंड फॉर अ रिवर दिस डिस्टेंस आर नॉट वेरी लार्ज। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं आर नॉट कंप्लीटली रिलेवेंट, ये आंसर जो है वो एक भी मैच नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होता है मेंडरिंग विड्थ और मेंडरिंग लेंथ के लिए। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोइंग्स आर एडॉप्टेड फॉर अ रिवर बैंक protection works when it is placed inclined downstream in the direction। देखो हमारे पास जो है हमारे जो ग्रोइंस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। हॉकी ग्रोइन हो गया, टी शेप ग्रोइन हो गया, परमिएबल ग्रोइन हो गया हमारे पास, इम्परमिएबल ग्रोइन हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर ग्रोइन हो गया हमारे पास, नॉर्मल ग्रोइन हो गया हमारे पास, डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन हो गया हमारे पास, अट्रैक्टिंग ग्रोइन हो गया हमारे पास। तो ऐसे में हमारे पास जो है वो कई तरह के ग्रोइंस हैं। इनमें से जब जब हमारे पास हमारा जो बैंक जहां से हमने ग्रोइन बनाया है, वहां से जहां से हमने ग्रोइन बनाया है, अगर हमारे पास ये अपस्ट्रीम की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो हमारे पास हमेशा जो है वो स्काउरिंग दूर जाके होगी, दूर जाके होगी, और ये जो एंगल बनता है हमारे पास दिस इज यूजुअली इक्वल टू हमारे पास 60 to 80 डिग्री। ये जो वर्टिकल से एंगल बनता है हमारे पास 10 से 30 डिग्री के बराबर। ये कहलाता है हमारा रिपेलिंग ग्रोइन। और अगर हमारे पास यही हमारे पास डाउन स्ट्रीम एंड की तरफ पॉइंटेड होता, तो अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम हो गया, तो जैसे ही यहाँ से पानी गुजरता दिस वुड टेक अ कर्व दिस मच, और ये यहाँ पर आकर हमारे पास स्काउरिंग करते हमारी बैंक के पास आके, तो पास आके स्काउरिंग करते। तो अगर हमारे पास कोई भी हमारा ग्रोइन डाउनस्ट्रीम की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, इट इज डेजिग्नेटेड एज क्या बोला जाएगा? तो अगर कोई हमारे पास स्काउरिंग दूर जाके करे तो वो हमारे पास कहलाएगा रिपेलिंग, जो पास आके करवाए वो बोलाएगा हमारे पास अट्रैक्टिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ये देखिए ये अट्रैक्टिंग ग्रोइन है हमारे पास, ये रिपेलिंग ग्रोइन है दूर जाके बनवा रहा है, ये पास आके बनवा रहा है। ये हमारे पास जो है वो सिंगल डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन है, दोनों तरफ हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारा फिल पॉकेट क्रिएट करेगा। अगला क्वेश्चन है टॉर्टुसिटी ऑफ अ मेंडरिंग लेंथ, सॉरी मेंडरिंग रिवर इन दी रेशियो ऑफ। तो टॉर्टुसिटी का मतलब क्या होता है? जब भी हम हमारी किसी रिवर की बात करते हैं तो रिवर में जो हमारे पास मेंडरिंग लेंथ निकल कर आती है, तो ये होती है हमारे पास हमारी कर्व लेंथ, यहां से लेके यहां तक होती है कर्व लेंथ। तो हमारी कर्व लेंथ है, और हमारे पास इसके बीच में जो स्ट्रेट या फिर डायरेक्ट एक्शन लेंथ है, ये हमारे पास जो है इन दोनों का जो रेशियो है
यही कहलाता है हमारे पास टोर्टुइस कर्व लेंथ अपॉन दी एक्सियल लेंथ। ध्यान रखिएगा मिएंडर लेंथ टू विड्थ ऑफ द मिएंडर, तो मिएंडर लेंथ और मिएंडर विड्थ का जो रेशियो होता है वो मिएंडर हमारे पास, वो मिएंडर विड्थ का रेशियो हमारे पास जो है वो मिएंडर बेल्ट, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं उसे मिएंडर लेंथ टू विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये तो होगा ही नहीं। कर्व्ड लेंथ अलोंग द रिवर टू डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर, ये बात बिल्कुल सही है। और डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर टू द कर्व्ड लेंथ, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए, तो हमारे पास जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। ऐसे ही हमारे पास और कई सारे सेशन होंगे जहां पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे इनटू द सिमिलर मैनर इन द कमिंग चैप्टर्स ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्वेश्चंस मिक्स भी होंगे, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अलग अलग चैप्टर से भी होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे, और कोई भी डाउट आए किसी भी चीज को लेकर, कोई भी सवाल हो, कोई भी थॉट हो, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस इनटू दी चैट सेक्शन, और वहीं पर हम जो है बातें करेंगे। चलिए ठीक है, टिल देन।